सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्री वे टू नीट यूजी। यहाँ पर हम आज बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में हम दो पार्ट्स मैक्सिमम टू टू थ्री पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और बेसिक चैप्टर भी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ओके, तो ये जो 2-3 वीडियोस में मैं इसको डिफाइन करूँगा तो ये आपका गेम चेंजिंग होगा। ओके, क्योंकि जनरली लिविंग वर्ल्ड में जितना एनसीईआरटी का टॉपिक है वहाँ से तो आता है, एक दो सवाल बाहर से आ जाता है, आपको यहाँ पर भी रिलेट हो जाएगा। तो ठीक है, सो पहला लेक्चर शुरू करते हैं बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, और संडे आपका ऑफ रखेंगे या फिर लेक्चर डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर संडे भी लेक्चर आता है तो ये आइदर प्रैक्टिस का आएगा, और अगर लेक्चर भी आता है तो छोटा छोटा लेक्चर आएगा, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का। ठीक है, तो आपको कोऑपरेट करना है। द लिविंग वर्ल्ड में पहले हम चर्चा करेंगे अर्नस्ट मेयर का, जो हमारा साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। उनके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे कि ये 1904 से बॉर्न हुए थे, 2004 में उनका डेथ हो गया था, केम्पटन जर्मनी का थे। ठीक है, और 4 चीज़ें इनको हम याद करेंगे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इनको बोला जाता था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में भी इनका मिला था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इनको नहीं मिला, बहुत सारे साइंटिस्ट को भी मिला है। ट्रिपल क्राउन का मतलब ये है बायोलॉजी का 3 प्राइजेस अगर किसी के पास है तो हम इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। पहला है बाल्जन प्राइज, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पढ़ लोगे। दूसरा है क्राफोर्ड प्राइज। तीसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 प्राइज अगर किसी के पास है तो हम इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा, इनको हम बोलते हैं कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी इनको बोला जाता है। चौथा क्या है, स्पेसीज का कॉन्सेप्ट दिए थे। स्पेसीज का कॉन्सेप्ट दिए थे, मतलब स्पेसीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एक स्पेसीज के अंदर दोनों, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अगर एक स्पेसीज के होंगे तो ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे वो फर्टाइल होगा, मतलब वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, मतलब वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बट अगर दोनों अलग अलग होंगे स्पीसीज तो ये जिसको पैदा करेगा वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, मैंने लिख लेता हूँ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। इसको हम बोलते हैं जैक, इसको हम बोलते हैं मियर। इन दोनों के क्रॉस से जो आता है, क्या आता है, म्यूल आता है, खच्चर आता है, तो ये इनफर्टाइल है, मतलब इट इज और स्टेराइल है, मतलब इट इज नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, वो आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, वो हरा चुका है। सो ये कॉन्सेप्ट को दिए थे, मतलब सिमिलर ब्रीड अगर होंगे तो आप सिमिलर ब्रीड मतलब सिमिलर स्पेसीज अगर होंगे तो आप आगे जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस तो कर सकते हो, रिप्रोड्यूस करके जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फर्टाइल होगा, ये इसका बोलना है। ठीक है, अच्छा, तो ये 4 चीज़ें हम अर्नस्ट मेयर के बारे में जान लिए। तो क्वेश्चन अगर आएंगे कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, कोई कोई ऑप्शन में 21st दे देता है और बच्चे लोग ऑल ऑफ द एबव को टिक कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है, आपको देखना है कि 20th सेंचुरी। 4 चीज़ें तो याद ही रखना है। क्या, इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोला जाता था, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के द्वारा सम्मानित किया गया था, मतलब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का सबसे
अनोखा 3 प्राइजेस है जो अगर किसी के पास होगा तो हम इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे। सो ये 3 प्राइजेस क्या है? बालजान प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट आएगा हमको, हम उसको बोलते हैं कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन हम अर्नस्ट मेयर को बोलते हैं। और फोर्थ आता है जो स्पेसीज का कॉन्सेप्ट दिए थे, मतलब अगर दोनों सेम स्पेसीज में होंगे तो ये आगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे, जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे वो फर्टाइल होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे कि और हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक पढ़ेंगे डिफाइनिंग फीचर क्या होता है या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो बोथ लिविंग, मतलब वो लिविंग के पास हो सकता है, लिविंग के पास अगर होगा तो नॉन लिविंग के पास भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? जो चीजें लिविंग के पास होगा वो नॉन लिविंग के पास भी देखा जा सकता है। सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग की। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग के। मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस, लोकोमोशन, ये सब एक्सेट्रा बहुत सारे होंगे, आपको ये 5 पढ़ाया जाएगा। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये 5 टाइप का ग्रोथ होता है। ठीक है, मतलब लिविंग के पास प्रेजेंट होगा, नॉन लिविंग के पास भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई हम मना नहीं कर सकते हैं कि प्रेजेंट हो सकता है। बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? वर्ड में घुसो। डिफाइनिंग मतलब क्या? किसी एक को डिफाइन करेगा, मतलब अगर मैं लिविंग को डिफाइन करूंगा तो यहां पर नॉन लिविंग का कोई भी कैरेक्टर्स नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? नॉन लिविंग का कोई भी कैरेक्टर्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं अगर लिविंग को किस बेसिस पे डिफाइन करूंगा कि यहां पर 100% लिविंग का कैरेक्टर होगा, 0% नॉन लिविंग का कैरेक्टर होगा। मतलब 100% लिविंग उसको शो करेंगे तो करेंगे, बट 0% नॉन लिविंग मतलब कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि डिफाइनिंग फीचर। किसी एक को डिफाइन करेगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब यहां पर आपका आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म भी 2 पार्ट में बाइफरकेट होता है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास सेल होगा हम इसको लिविंग में काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको लिविंग में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल सिर्फ लिविंग के पास होगा। अगर किसी के पास सेल नहीं है तो हम इसको नॉन लिविंग में ही काउंट करेंगे, लिविंग में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस, आपके दोस्त थे और आप दोनों ही आप थे और आपके दोस्त थे, आप दोस्त आपको एक खींच के थप्पड़ मारा, तो आप गांधी जी तो नहीं है कि दूसरे गाल दिखाने के आप भी एक खींच के थप्पड़ ही दोगे। तो ये आपका कॉन्शियसनेस, मतलब ब्रेन आपको बोला कि उसको भी एक खींच के थप्पड़ दे तो आप देंगे। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस मतलब आप एनवायरमेंटल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड कर रहे हो कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, इसी के चलते हुए मैं खुद को बदलूंगा, खुद को चेंज करूंगा। इसको हम बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस। ठीक है, अच्छा, तो ये किसी एक को ही डिफाइन करेगा, किसी एक को डिफाइन करेगा। यहां पर लोकोमोशन लिख सकते हो, लोकोमोशन नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लोकोमोशन इज नॉट डिफाइनिंग। प्लांट खुद लोकोमोशन तो नहीं करता, मूवमेंट भी नहीं करता है। ठीक है, लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज करना, प्लांट थोड़ी लोकेशन चेंज करता है, खुद चलकर यहाँ से आगरा तक पहुंच गया, नहीं तो। अच्छा, तो डिफाइनिंग फीचर यही होता है कि जो 100% लिविंग के अंदर प्रेजेंट होगा, 100% लिविंग के अंदर ये प्रेजेंट होगा एंड 0% नॉन लिविंग के अंदर ये प्रेजेंट होगा। लिविंग के पास तो प्रेजेंट होगा बट नॉन लिविंग के पास प्रेजेंट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग को ये डिफाइन करता है। ठीक है,
अच्छा, तो ग्रोथ का अब हम देखेंगे कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इंक्रीज इन मास पे इंक्रीज होना। दूसरा आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ individuals. Increase in mass and increase in number of individuals are the twin characteristics of growth. ठीक है, लिविंग तो ग्रोथ शो करेंगे क्योंकि आप खुद हो जो लिविंग हो और आप ग्रोथ शो कर रहे हो, बट कई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ शो करेंगे? नॉन लिविंग, यहां पर लिख लो पॉइंटर कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डू ग्रो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल माउंटेन, बोल्डर एंड सैंड माउंट्स। कैसे शो करेंगे? एक्सटर्नली ग्रोथ शो करेंगे। यहां पर एक्सटर्नल ग्रोथ लिखा जाएगा क्योंकि इंटरनल ग्रोथ तो यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये लिविंग नहीं है, बट लिविंग के अंदर इंटरनल ग्रोथ शो हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर हजारों लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपका इंटरनल ग्रोथ शो हो रहा है और एक्सटर्नल ग्रोथ शो हो रहा है नॉन लिविंग के अंदर। कैसे? जब आप रास्ते में जा रहे हो और सैंड को देख रहे हो कि सैंड इतने हाइट में प्रेजेंट होंगे, कुछ दिन बाद आप उसी रास्ते से गए यहां पर और जमा हो गया है आपका सैंड, मतलब उनका हाइट और बढ़ गया है, मतलब ये तो ग्रोथ कर रहे हैं पक्का। कभी कभी देख रहे हो कि यहां पर मतलब सैंड था और थोड़ा कम हो गया है हाइट, दैट मीन्स आपका डी ग्रोथ हुआ है। सो ग्रोथ एंड डी ग्रोथ बोथ सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, लिविंग के अंदर तो देखा जाएगा आपका वेट घटता है, बढ़ता है, आपका हाइट ग्रेजुअली बढ़ता है कुछ एजेस के अंदर, आपके अंदर तो ये देखा जाएगा, ये हमको भी पता है, सबको पता है, बट नॉन लिविंग के अंदर कैसे पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल ही ग्रोथ शो करेंगे क्योंकि उनका बॉडी ही नहीं है, तो इंटरनल ग्रोथ कैसे शो करेंगे? ठीक है, अच्छा, तो ग्रोथ के बारे में हम इसको जानते हैं, खत्म। एंड इट्स नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो भी मैं यहां पर लिख लिया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों को मैं काउंट नहीं किया है। ठीक है, अभी हमारा ग्रोथ टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अभी हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की टॉपिक। रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानेंगे? रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग शो करता है क्या? नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, तो इसको क्यों हम डिफाइनिंग फीचर के अंदर काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ ही देर पहले हम जब स्पेसीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स जो दोनों हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो म्यूल आता है, और म्यूल इट्स नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हम देख रहे थे कि नहीं? अच्छा, तो मतलब ये 100% लिविंग शो नहीं करेंगे रिप्रोडक्शन को। 0% नॉन लिविंग हमारा तो क्राइटेरिया खत्म हो गया है, 0 नॉन लिविंग हमारा क्राइटेरिया यहां पर ट्रू हो जाता है, बट क्या ये 100% लिविंग के अंदर भी होता है? नहीं, क्योंकि जो म्यूल्स होता है उसके अंदर भी लाइफ है, वो लिविंग है, फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वर्कर बीज जो है स्टेराइल होते हैं, उनके अंदर लाइफ है, वो लिविंग है, फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वैसे कुछ कुछ ह्यूमन बींग से, ह्यूमन कपल से, उनके अंदर भी लाइफ है क्योंकि आप खुद ह्यूमन हो, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ है।
तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? म्यूल्स पहले, स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज, और एक आता है क्या? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये तीनों रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये तीनों रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, मतलब ये 100% लिविंग के अंदर नहीं पाया जाएगा। इसीलिए हम इसको हम ये कैसे लिविंग को डिफाइन करेगा? नहीं कर सकता है ना, तो इसीलिए हम इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, आपके अंदर जो ग्रोथ होता है और प्लांट के अंदर, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर तो कुछ कुछ होता है हम देख लिए, बट जब हम लिविंग के अंदर भी पहुंचते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स पे इसको बाइफरगेट करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हम अगर बाइफरगेट करते हैं इसको, सो आपका कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ कॉन्टिन्यूअसली थ्रू द लाइफ स्पैन कहां पर दिखा जाएगा? प्लांट्स के अंदर दिखा जाएगा। हमेशा बढ़ता है, जब तक ये जिंदा है तो बढ़ता है इसका ग्रोथ। ठीक है, जब तक ये जिंदा है तो उसका ग्रोथ ही बढ़ता है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बानियन ट्री आप देख रहे हो, यहां था, 5 साल बाद यहां हो गया, 20 साल बाद और लंबा हो गया, और एक बहुत बड़ा हो गया। उसका लाइफ स्पैन 200 से 300 साल है, वो जिंदा रहता है। 200 to 300 ईयर्स बानियन ट्री जिंदा रह सकता है, और उसका ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है। फील आया कुछ? प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, और एनिमल्स के अंदर ये अप टू अ सर्टन एज के बाद ग्रोथ खत्म हो जाता है। हाइट में आपका इंक्रीज होना कुछ ही एज के लिए तो है, 18 to 20 ईयर्स के बाद तो हाइट इंक्रीज नहीं होता है। आप जितना लंबा हो उतने तक ही आप रह जाते हो। 20 साल के अंदर जितना लंबा हो सकता है हो जाओ, उसके बाद तो ग्रोथ नहीं हो। हाँ, आपका पेट बढ़ सकता है, ज्यादा खाओगे तो होगा, चौड़ाई में बढ़ोगे, लंबे में नहीं बढ़ोगे ना। सो अप टू ए सर्टेन एज एनिमल्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर भी फील आ गया होगा। सो ग्रोथ यहां पर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर अप टू ए सर्टेन एज होता है। ठीक है, अच्छा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जिसके पास अगर सेल होगा तो ये लिविंग होगा, जिसके पास सेल नहीं होगा तो ये नॉन लिविंग होगा। ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर सब आ जाता है लिविंग, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो बेसिक उसका सेल तो डिवाइड होगा ही। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। सेल तो डिवाइड होगा ही, माइटोसिस चाहे हो चाहे मियोसिस हो, सेल तो होगा ही। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो, या फिर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड हो, या फिर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड हो, जो भी हो सेल तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, मतलब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है 2n गैमेट्स डिवाइड हो जाता है n एंड n में, मतलब ये सेक्सुअल के अंदर हो जाता है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तक आप गैमेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेयोसिस का प्रोसेस यहां पर लागू होता है। मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 दोनों लागू होते हैं। मेयोसिस 2 मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड होना, मतलब सेल तो डिवाइड होता है, ये तो तय बात है। सो सेल डिवीजन हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो जाता है। हाँ, किसी को हम सेक्सुअल बोल सकते हैं, किसी को असेक्सुअल बोल सकते हैं, कोई फ्रैगमेंटेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है, जैसे प्लानरिया एक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रू रीजेनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट एंड हाइड्रा में हम बॉडिंग दिखते हैं। फंजी, फिलामेंटोस, एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस
वो शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। हाँ, प्रोसेस तो सेम ही है कि वो सेल डिवीजन करके ही रिप्रोड्यूस करेंगे, नाम अलग अलग है कि नहीं? देखो और थोड़ा लिख लेता हूं कुछ। एनसीईआरटी को पढ़ लेना मेरे लेक्चर्स के बाद, ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने सब पॉइंट को ही कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स के टाइम में, मतलब आपको रिवीजन भी तो चाहिए, ना। तो डिटेल लेक्चर अभी से अगर शुरू करोगे पूरा धीरे धीरे तो नहीं होगा, बट जो भी बोलूंगा वहीं से ही सवाल आएगा, ठीक है? अच्छा, तो क्लियर हो जाओ और पढ़ो। हाँ, क्या मैं बोल रहा था मैंने खुद ही भूल गया। रिप्रोडक्शन, ईस्ट एंड हाइड्रा, क्या दिखा जाता है यहां पर? मैंने बोला है बर्डिंग, प्लानरिया, क्या दिखा जाता है? ट्रू रीजनरेशन, और क्या देख सकते हैं हम? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है? फंजी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये तीनों फ्रैगमेंटेशन रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ठीक है? ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और ग्रोथ जो शो करता है ना, प्रोकैरियोट से लेकर, यूनिसेलुलर से लेकर यूकैरियोट्स तक, मतलब मल्टी सेलुलर तक, और एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल होता है। एक सेल भी प्रेजेंट हो, बट सेल प्रेजेंट होता है एंड इट्स कैपेबल टू ग्रोथ इटसेल्फ, खुद ही खुद वो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है? सो यही होता है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है? अभी हम चलेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अच्छा, मुझे बताओ कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर में क्यों नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर पाया जाएगा, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग का ही कैरेक्टर है, क्योंकि वो नॉन लिविंग के अंदर पाया जाएगा। भले ही वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ तो है। रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन 0% नॉन लिविंग, मतलब कोई नॉन लिविंग शो तो नहीं करेगा, ये तो हमका पक्का बात है। बट 100% लिविंग के अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसको भी हम रिप्रोडक्शन मतलब डिफाइनिंग फीचर के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? अभी चलो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम देखते हैं कि दोनों पार्ट में डिवाइड होता है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है? काटा मतलब काट दिया, डी ग्रोथ हो गया, ग्रोथ कम हो गया। एनाबॉलिज्म, ग्रोथ। एनाबॉलिज्म को मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसको ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। एनर्जी यहां पर कंज्यूम होता है एनाबॉलिज्म के अंदर, यहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, बट कैटाबॉलिज्म में हम देखते हैं रेस्पिरेशन हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म के अंदर। क्या मैंने बता दिया, बहुत कुछ लिख दिया। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। ग्रोथ होता है, आपका डी ग्रोथ भी होता है। हमेशा तो आप ग्रोथ नहीं करोगे, जब भी आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आप डी ग्रोथ भी शो करते हो, मतलब आप कैटाबॉलिज्म शो करते हो।
मेकिंग प्रोसेस, ब्रेकिंग प्रोसेस मतलब किसी को हम अगर ग्लूकोज हम अगर बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या फिर सनलाइट, हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ को किसी को मेक कर रहे हैं, इसलिए इसको मेकिंग प्रोसेस कर रहा है। और जब ग्लूकोज को हीट देने से वो टूटता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूटता है, तो हम इसको ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। दैट्स अ टाइप ऑफ कैटाबोलिज्म। एंड एग्जांपल मैंने दे दिया, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिज्म के अंदर आएगा एंड रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म के अंदर आएगा। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म में आप यही चीज पढ़ोगे एंड इट्स अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स या फिर लिविंग बींग्स। डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, अभी देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल अगर होगा तो लिविंग, सेल अगर नहीं होगा तो नॉन लिविंग। सेल प्रेजेंट अगर होगा तो हम इसको बोलेंगे लिविंग, अगर सेल एब्सेंट हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, एंड इट्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अच्छा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन द लैबोरेटरी। इसको तो हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे, सॉरी लिविंग रिएक्शन तो बोलेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाया जाएगा। लिविंग रिएक्शन तो ठीक है, बट इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब रिएक्शन तो लिविंग रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो मतलब विद इन द टेस्ट ट्यूब, अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है तो मतलब ये तो है लिविंग। लिविंग रिएक्शन तो है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाया जाएगा। बट इट्स नाइदर लिविंग नॉन नॉन लिविंग, मतलब हम इसको लिविंग नहीं बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं। लिविंग क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि वो लैबोरेटरी के अंदर होता है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है। और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में चाहे हो, बट ये रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। ओके, सो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग्स, but it's a surely a living reaction, isolated metabolism, metabolic reaction। ठीक है, अच्छा, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान लिए कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली आपके बॉडी के अंदर चल रहा है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, एंड इट्स अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा कि वायरस तो लिविंग है, बट उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर मतलब एब्सेंट ऑफ सेल, कोई भी एक भी सेल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वायरस के अंदर, फिर भी वो हमारे बॉडी के अंदर खतरनाक काम कर जाता है। जैसे सपोज कोविड-19 वायरस, कोविड वायरस, कोरोना वायरस बहुत सारे लोगों का जान ले लिया है, बहुत सारे लोगों को सीरियस भी हो रहे थे बहुत सारे लोग। तो ये कैसे हो गया है? मतलब ये अगर लिविंग नहीं होगा तो इतना खतरनाक नहीं हो सकता है। तो क्या करें कि वायरस को हम नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, मतलब लिविंग के अंदर तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये उसके पास सेल नहीं है। आप मार्क कर रहे होंगे जब वायरस आपके बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये आपका डीग्रोथ कराता है, आपके ऊपर इफेक्ट उसका निकलता है, भड़ास निकलता है उसका। ठीक है, जब वो आउटसाइड द बॉडी, आपके बॉडी के बाहर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास है कि कोविड पेशेंट है, हो सकता है ये कोविड वायरस आपके अंदर आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए,
तो बाहर जब है आपके बॉडी के बाहर, तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं पका रहा है हमारे ऊपर, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है हमारे ऊपर। बट जब हम बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये इफेक्ट निकलता है अपना, तो हमारा बहुत डिग्रोथ हो जाता है, तब हमारा लाइफ चला जाता है, हम सीरियस हो जाते हैं। मतलब अगर ये इनसाइड द बॉडी है तो ये लिविंग की तरह एक्ट करता है, आउटसाइड द बॉडी है तो नॉन लिविंग है। इनसाइड द बॉडी लिविंग, आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग। तो मतलब ये जीवित तो नहीं है, उसके अंदर जान तो नहीं है, बस आ जाता है, ना इधर लिविंग नॉन नॉन लिविंग। लिविंग तो नहीं है, सेल भी प्रेजेंट नहीं है, एक भी सेल प्रेजेंट नहीं है, तो अपना फंक्शन ही कैसे करेगा वो, ताकि वो लिविंग की तरह एक्ट कर सकता है। एक भी सेल होगा तो ये कैपेबल हो जाता है लिविंग के लिए। एक भी सेल प्रेजेंट नहीं हुआ, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एब्सेंट ऑफ सेल, ए सेलुलर, तो हम वायरस को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वायरस का खत्म हुआ, ये नॉन लिविंग होता है। अभी हमारा लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स का, कॉन्शियसनेस। पहले लिखो कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। डिफाइनिंग फीचर भी हम इसको बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। डिफाइनिंग फीचर भी है कॉन्शियसनेस। आपके दोस्त अगर आपको एक थप्पड़ मारा है तो आप भी ऐसे नहीं बैठ जाते हो, आप भी थप्पड़ लगाते हो। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस तो है, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर आप पत्थर को मारोगे तो पत्थर टूट जाएगा ना, पत्थर थोड़ी आपको घूमकर एक थप्पड़ देगा, नहीं देगा ना। तो कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाया जाता है, एंड 100% लिविंग के अंदर पाया जाता है। फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट complex eukaryotes, from prokaryotes to the most complex eukaryotes के अंदर ही कॉन्शियसनेस पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखेंगे एक और टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ध्यान रखो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब जो खुद को खुद बचाता है, इट्स सीन ओनली इन ह्यूमंस। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाया जाएगा। हाथी घोड़ा भालू किसी के अंदर नहीं पाया जाएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाया जाएगा। क्या ये 100% ह्यूमन के अंदर पाया जाएगा? द आंसर इज नो। 100% ह्यूमन के अंदर तो नहीं पाया जाएगा, भले ही ह्यूमंस के अंदर पाया जाए हो, बट इट्स नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। लिख लो, नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। पहले लिखो, लिविंग बींग्स के अंदर तो नहीं पाया जाएगा। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है ऑल द ह्यूमन बींग्स के लिए? नहीं। एक्सेप्शन क्या है? कोमा पेशेंट। कोमा पेशेंट जो है उसके अंदर लाइफ तो है, मतलब ये कॉन्शियसनेस तो शो करेगा कोमा पेशेंट, क्योंकि वो मेडिसिन एंड इंजेक्शन को रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ये तो डेड है, मतलब उसके अंदर जिंदा है, लाइफ मौजूद है, तो ये तो मतलब रेस्पॉन्ड कर रहा है मेडिसिन एंड इंजेक्शंस को। अगर लाइफ नहीं होता तो शायद क्या, तो 100% वो
रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसमें क्या प्रूफ, जब आप एसी का मतलब यो एसी आईसीयू में है, कैजुअलिटी में है, उसके अंदर एसी 20 में दिया गया है टेम्परेचर में, आप गए रिलेटिव्स उसको 16 कर दिए क्योंकि आपका बॉडी हॉट बॉडी है, आपको थोड़ा गर्मी लग रहा है, तो आप उसको 16 कर दिए। तो जब आप 16 किए, वो बेड से उठकर तो जाकर उसको फिर से 20 नहीं बना दिया, वो खुद में खुद पड़ा रहता है वहां पे। मतलब उसका ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन डेड हो चुका है, उसके दिमाग के खोपड़ी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग है। इसीलिए वो कॉन्शियसनेस होकर रहा है मेडिसिन खाकर, इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड कर कर, बट खुद का खुद कुछ नहीं कर पाता है। उसके अंदर उसके पास नर्सेस है उसका देखभाल करने के लिए, बस वो लिविंग तो है बट लिविंग के तरह एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इट्स अ ब्रेन डेड। सो कोमा पेशेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस होता है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नामक कोई भी चीज नहीं देखा जाता है। ठीक है, बस तो यही मैंने बता दिया, पांचों के पांचों ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, 5 चीजें के मैंने डिस्कशन कर लिया और सेल्फ कॉन्शियसनेस भी डिफाइन कर दिया। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम डाइवर्सिटी से शुरू करेंगे। और एक लाइन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। इसका मीनिंग क्या है 5 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइनिंग फीचर तक हम गए हैं। डाइवर्सिटी से हम नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे और लास्ट पार्ट हमारा बचा जाएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो 3 पार्ट के अंदर लिविंग वर्ल्ड 7 और एक क्वेश्चन 100% आप करेक्ट करोगे अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो। और एनसीईआरटी को पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, 10 to 15 मिनट टू रीड होल एनसीईआरटी ऑफ टुडेज टॉपिक। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आएगा, along with practice session, along with test. So it's going to be the one-stop solution for you. ठीक है, and it's an initiative taken by me to provide free education to the needy people. ठीक है, needy students. So thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.